अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम आयुषी मिश्रा और मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ रसायन शास्त्र के कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो देखिए, मैं कक्षा 11वीं का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा, इसको एक्सप्लेन करूँगी। ये आपके केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है। तो देखिए, इसका नाम क्या है? रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा। अवधारणा क्या होती है? कॉन्सेप्ट क्या होता है जिसके पीछे कोई स्टोरी होती है ना? तो हम देखते हैं कि रसायन विज्ञान क्या है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। आप अभी अभी 10th पास करके 11th में आए हैं, तो आपको बिल्कुल नया लग रहा होगा, बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बस सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जो स्टडी आप 10th में करते थे उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देकर आपको इसे पढ़ना है। तो आइए हम टॉपिक पर आते हैं। रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा। रसायन विज्ञान क्या है? क्या है, किसे कहते हैं रसायन विज्ञान? तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। रसायन विज्ञान ऐसा प्राकृतिक विज्ञान है ना, प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य और उसके सूक्ष्म कणों के विभिन्न प्रकार के गुण धर्मों का, उनके बीच की ऊर्जाओं के प्रभावों का और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं और सूक्ष्म कणों की संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। क्या परिभाषा होगी रसायन विज्ञान की? प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जो द्रव्य तथा उसके सूक्ष्म कणों के गुण। अब आप कहेंगे कि सूक्ष्म कण क्या हैं? तो देखिए, सबसे पहले अभी मैं आपको बताऊंगी कि द्रव्य किसे कहते हैं। अभी हम सिर्फ परिभाषा पर बात कर रहे हैं। क्या परिभाषा होगी? मेरे साथ साथ अगर बोलते जाएंगे तो आप लोगों को आसान लगेगी। तो प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ या द्रव्य और उसके सूक्ष्म कणों के गुणधर्मों का, उनकी संरचना का और उनमें ऊर्जाओं के प्रभावों का अध्ययन करते हैं, ऐसा विज्ञान रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है। रस आयन, इसमें बहुत अधिक रस है, बहुत अधिक। इसमें हम अणु, परमाणु, सूक्ष्म कण जो हैं वो हैं किसी भी पदार्थ के अणु, उसके परमाणु, उसमें उपस्थित आयन, इन सभी को सूक्ष्म कण माना जाता है। अवयवी कण जिनसे मिलकर कोई भी पदार्थ बना होता है। ठीक है, ये हो गई रसायन विज्ञान की परिभाषा। अब हम देखते हैं कि रसायन विज्ञान का महत्व क्या है। तो दोस्तों, रसायन विज्ञान का बहुत अधिक महत्व है हमारे जीवन में। देखो, जनरली यदि मैं आपको बताऊं तो आप सभी कभी ना कभी बीमार पड़ते हैं। अभी इतना ज़्यादा हम देख रहे हैं कि ये कोरोना जो वायरस है ना, ये वायरस विषाणु है, इसने कितना आतंक मचा के रखा हुआ है। तो इसकी जो वैक्सीन आई, कहाँ से आई? इसकी वैक्सीन आई केमिकल्स से। किससे बनी? केमिकल्स से, रसायनों से। ठीक है, सबसे उन रसायनों की संरचना, उन रसायनों के गुणों का अध्ययन करके फिर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसका निर्माण किया। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि औषधीय क्षेत्र में कितना अधिक महत्वपूर्ण योगदान है रसायन का, है ना। अब इसके बाद अगर कृषि क्षेत्र में, खाद्य विभाग में, खाद्य क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, अंतरिक्ष में, ऐसे सभी में इस रसायन विज्ञान का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि जितनी भी चीज़ों का निर्माण हो रहा है वो रासायनिक वस्तुओं से ही तो हो रहा है। और किस तरह उनमें रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं, मात्रात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, इन सभी का अध्ययन जो है वो हम रसायन के अंतर्गत ही तो करते हैं, है ना। अब इसके बाद देखिए, इसका कार्य क्षेत्र क्या है। तो कार्य क्षेत्र में तो इसे बहुत सारे भागों में बांटा जा सकता है। रसायन विज्ञान की जो शाखाएं हैं उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। रसायन विज्ञान को भौतिक विज्ञान, कार्बनिक रसायन, मतलब भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, इसमें विशेष रूप से बांटा जाता है। इसके अलावा विश्लेषणात्मक रसायन, ठीक है, विश्लेषणात्मक रसायन, ये भी एनालिटिकल केमिस्ट्री जिसे कहते हैं, और जीव रसायन जिसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो पढ़ना है वो मुख्य रूप से रसायन के 3 भाग पढ़ने हैं। रसायन केमिस्ट्री, इसको 3 भागों में बांटा गया है। भौतिक, यानी कि आप इसे पढ़ते हैं फिजिकल, ठीक है, भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद अकार्बनिक
यानी कि इनऑर्गेनिक। ठीक। और थर्ड पार्ट है, जो तीसरा जो भाग है इसका, वो है कार्बनिक रसायन का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, हमें क्या क्या पढ़ना है? फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। भौतिक रसायन पढ़ना है, अकार्बनिक रसायन पढ़ना है और कार्बनिक रसायन पढ़ना है। ठीक है। भौतिक रसायन का जो अध्ययन है, इसके अंतर्गत हम पदार्थ के भौतिक गुणों को पढ़ते हैं। ठीक है। भौतिक गुण कौन कौन से हो जाते हैं? भौतिक गुणों में आपका आ जाता है गलनांक, जिस पर पदार्थ गलता है, क्वथनांक, जिस पे पदार्थ जमता है। ठीक है। उसके बाद रंग कैसा है, रूप कैसा है, स्वभाव कैसा है। ठीक है, ये पढ़ते हैं भौतिक गुणों में, है ना। और इसके बाद आता है अकार्बनिक गुण। अकार्बनिक गुण कौन कौन से होते हैं? अकार्बनिक गुणों के अंतर्गत जो ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता, वे अकार्बनिक होते हैं। ठीक है। तो जो कार्बन से संबंधित क्रियाएं नहीं करते, वो अकार्बनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। फिर कार्बनिक रसायन में आपको क्या पढ़ना है? कार्बनिक रसायन में आपको पढ़ना है जिसमें कार्बन उपस्थित होता है ना। कार्बन की उपस्थिति से जो विभिन्न प्रकार के अणुओं का निर्माण होता है, उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं, उनकी संरचना, इन सभी का अध्ययन हमको किसके अंतर्गत करना है? इस ऑर्गेनिक या कार्बनिक रसायन में करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो पार्ट हमारा है वो है फिजिकल केमिस्ट्री का, भौतिक रसायन का। ठीक है। देखिए, अब इसके बाद अगला जो है, इसी में हम पढ़ते हैं। अब हमें स्टार्टिंग ये पता करना है भाई, जो मैंने यहाँ पर आपको एक शब्द, अभी एक वर्ड आपसे मैंने कहा था, कौन सा वर्ड कहा था मैंने आपसे? कि द्रव्य। द्रव्य, द्रव्य क्या है? तो यही से केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। अगर आप इस द्रव्य को समझ जाएंगे ना, तो आपको केमिस्ट्री समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, द्रव्य क्या है, द्रव्य किसे कहते हैं, और ये किसके अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं हम? ये हम पढ़ने जा रहे हैं द्रव्य की प्रकृति के अंतर्गत। यानी हमारी जो हेडिंग है वो क्या है? द्रव्य की प्रकृति। द्रव्य की प्रकृति, द्रव्य का नेचर। ठीक है, नेचर ऑफ मैटर। द्रव्य को अंग्रेजी में मैटर कहा जाता है। तो द्रव्य की प्रकृति क्या है? तो द्रव्य मतलब, द्रव्य की पहले परिभाषा मैं आपको बता देती हूँ। द्रव्य वह किसी ऐसा कोई पदार्थ जो कि स्थान घेरता है, ऐसी कोई वस्तु जो कि स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, वो कहलाती है पदार्थ। ये देखिए, ये मेरे हाथ में उदाहरण, इसे पेन बोलते हैं आप लोग, मार्कर पेन, राइट। ये एक पदार्थ है ना। इसको यहाँ रखूंगी, ये स्थान घेरती है, इसमें भार होता है। तो कोई भी ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है, द्रव्य कहलाती है या पदार्थ कहलाती है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, द्रव और द्रव्य डिफरेंट है। ठीक है, द्रव्य अलग है, द्रव अलग है। द्रव को हम लिक्विड बोलते हैं, है ना। और द्रव्य की बात जो मैं आपको कर रही हूँ, ये मैटर है ना। तो क्या परिभाषा मैंने आपको बताई द्रव्य की? कि कोई भी ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है, ठीक है, जिसमें भार होता है, क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाती है। ठीक है। अब देखिए, इसका कुछ वर्गीकरण किया गया है, मतलब द्रव्य को भी विभिन्न भागों में बांटा गया है। आसानी से समझने के लिए वर्गीकरण किया जाता है। तो देखिए, द्रव्य को बांटा गया है मुख्य रूप से कितने भागों में? 2 भागों में। ठीक है, कितने भागों में से बांटा गया है? 2 भागों में। सबसे पहले द्रव्य का एक प्रकार भी आप कह सकते हैं, द्रव्य को 2 प्रकारों में बांटा गया है। पहला प्रकार है मिश्रण और दूसरा प्रकार है इसका शुद्ध पदार्थ। ये आप लोगों ने 9th में स्टडी की होगी। फिर से यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, और जब भी कुछ नया शुरू करते हैं तो पहले पुराने को रिवाइज करना होता है ना। देखिए, कितने पर द्रव्य के कितने प्रकार यहाँ पर बताए गए? 2। पहला मिश्रण और दूसरा शुद्ध पदार्थ। ठीक है। मिश्रण, सबसे पहले मिश्रण की आपको परिभाषा बता देती हूँ। मिश्रण क्या है? देखो, जनरल भाषा में यदि कहो तो सबको मिला दो मिश्रण हो गया। सबको मिला दो मतलब, मिश्रण का अर्थ है कि ऐसा द्रव्य जिसके अवयवी कण एक निश्चित संगठन में होते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक द्रव्यों को, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिलाया जाता है, तब ये एक निश्चित संगठन में मिश्रित होते हैं। इस प्रकार जो बनता है वो मिश्रण कहलाता है।
उदाहरण समझते हैं। उदाहरण में आप समझिए, जल में आपने नमक को घोल दिया। सभी करते हैं घर में, शरबत तो सभी ने बनाया होगा। नींबू मिला दिया, नमक मिला दिया, जल मिला दिया, क्या बन गया? मिश्रण बन गया। ठीक है, अब ये जो समझ आई परिभाषा आपको? क्या परिभाषा है? दो या दो से अधिक पदार्थों को जब निश्चित संगठन में मिलाया जाता है तब यहाँ पर मिश्रण बनता है। ठीक है, उदाहरण आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, और सरल उदाहरण आपको याद रखना है तो आप वायु बोल सकते हैं। वायु कैसे उदाहरण है? वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, और ऐसी हाइड्रोजन, ऐसी विभिन्न प्रकार की गैसों का जो मिश्रण है वो सभी किस में उपस्थित है? वायु में उपस्थित है, इनके अलग अलग प्रतिशतों के साथ। ठीक है, और दूसरा उदाहरण मैंने आपको क्या बताया? जल में आप नमक घोल दीजिए, चीनी घोल दीजिए, तो इनका जो तैयार होगा वो भी मिश्रण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब ये मिश्रण भी जो होते हैं ये आपके होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और दूसरा आपका यहाँ पर होता है विसमांगी। ठीक है, विसमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण क्या होंगे? समांगी, नाम पे जाइए, समांगी, सम अंग, यानी कि एक जैसा संगठन, ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवी पदार्थों का, द्रव्य कणों का संगठन एक समान हो, वो कहलाते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है, अब कैसे एक समान होगा? तो देखिए, जब पानी में आप चीनी को घोल देते हैं, है ना, जल में जब हम चीनी को घोल देते हैं तो चीनी जल में पूरी तरह से घुल जाती है ना, तो कौन सा मिश्रण तैयार होगा? समांगी मिश्रण। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो प्रकार यहाँ पर बताया है वो है विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसमें द्रव्य पदार्थों का जो संगठन है वो एक समान नहीं होता, तो वो जो मिश्रण तैयार होता है वो आपका विसमांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक, उदाहरण में क्या बताएंगे आप? विसमांगी मिश्रण के उदाहरण में आप बताएंगे कि जैसे आप बालू, रेत में किसको मिला दें? चीनी को मिला दें। आप रेत में चीनी मिला दीजिए, वो विसमांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण का उदाहरण आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? जल में चीनी। ठीक, और विसमांगी का उदाहरण आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? रेत में चीनी। इनको आप अलग अलग देख भी सकते हैं। जब रेत के कणों में चीनी के कण आप मिलाएंगे तो आप दोनों को अलग अलग भी पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मिश्रण के दो प्रकार। अब मिश्रण के प्रकार के बाद यहाँ पर हम बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका संगठन जो है वो निश्चित होता है, जो एक निश्चित संगठन में उपस्थित होते हैं वे आपके शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ये शुद्ध पदार्थों को, जैसे उदाहरण के तौर पर आप यहाँ लिख सकते हैं सोना, चांदी, ये सभी आपके क्या हैं? शुद्ध पदार्थ हैं। शुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला हो जाता है आपका शुद्ध पदार्थ में तत्व और दूसरा प्रकार होता है यौगिक। ठीक है, पहला प्रकार क्या होता है? तत्व होता है और दूसरा प्रकार होता है यौगिक। तो तत्व क्या होते हैं? तत्व जो होते हैं वो किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। ठीक है, तत्व क्या होता है? किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो कि प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तत्व कहलाते हैं। उदाहरण में आप इसके उदाहरण में भी लिख सकते हैं सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सभी आपके तत्वों के उदाहरण होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है दूसरा यौगिक। यौगिक क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के जो अणु और परमाणुओं से मिलकर बनते हैं वो कहलाते हैं यौगिक। क्या कहलाते हैं? यौगिक।
विभिन्न प्रकार के तत्व से, अणुओं से, परमाणुओं से मिलकर जो बनते हैं वो कहलाते हैं यौगिक। वे पदार्थ कहलाते हैं यौगिक। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको द्रव्य की प्रकृति के विषय में बताया कि द्रव्य किस प्रकृति का होता है, द्रव्य का नेचर क्या होता है। तो दो प्रकार के होते हैं, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। मिश्रण विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण, और शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के, तत्व और यौगिक। ठीक है, ये हो गया प्रकृति। अब देखिए मैंने आपको जो बताया, हाँ एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बता देती हूँ कि द्रव्य की दो अवस्थाएं और होती हैं। ठीक है, दो अवस्थाएं। अभी हम द्रव्य की अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ द्रव्य की अवस्था के बारे में। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। द्रव्य की अवस्थाएं, ये तो भाई बचपन से मेरा मतलब है 9th, बड़े हो जाते हैं तो बचपन 9th से ही शुरू होता है, तो वहां से हम इन अवस्थाओं को पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। द्रव्य की कितनी अवस्था होती हैं? आप लोगों ने जनरली आज तक पढ़ा है 3 अवस्थाओं के बारे में, है ना। पहली अवस्था आपने पढ़ी है ठोस, ठीक है। दूसरी अवस्था इसकी होती है द्रव। अब देखिए जो मैंने पहले आपसे कहा था कि द्रव और द्रव्य में अंतर है, तो ये जो द्रव है वो इससे भिन्न है। ठीक है, ठोस, द्रव, और तीसरा आपका होता है गैस। ठीक है, ठोस दैट मीन्स सॉलिड, द्रव दैट मीन्स लिक्विड, और गैस तो गैस ही होता है। ठीक, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड, गैस। गैस को गैस ही पढ़ते हैं। ठीक है, ठोस क्या होते हैं? हाँ, दो अवस्थाएं यहाँ पर और हैं जिनके बारे में अध्ययन हम नहीं करते, क्योंकि इस स्टैंडर्ड में आपको 3 ही स्टेट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। 3 ही स्टेट्स के, जब आप हायर में जाते हैं तब हायर में आपको यहाँ पर ये जो 2 स्टेप हैं, फर्स्ट एक होती है इसकी प्लाज्मा, हिंदी में से लिखते हैं प्लाज्मा। ठीक है, और एक और जो दूसरी है वो है बोस-आइंस्टाइन। ठीक है, पहली है प्लाज्मा, मतलब चौथी आप बोलेंगे इसको, चौथी स्टेप जो है वो है प्लाज्मा, और ये आपकी 5वीं जो है वो बोस-आइंस्टाइन है। तो यहाँ पे इन दोनों स्टेट्स को नहीं पढ़ना है, हमें ये 3 स्टेट्स पर जो अपना कंसंट्रेशन है वो करना है। तो देखिए ठोस क्या होते हैं? ठोस, ये ठोस है ना। ठोस कैसे है? इसे मैं प्रेस कर रही हूँ, तोड़ रही हूँ, मरोड़ रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, ये जैसी अवस्था में वैसा ही है। ठीक है, अब आप सभी के पास में रबर होती है, रबर। ठीक है, रबर को आप थोड़ा सा प्रेस करते हैं, वो प्रेस हो जाती है, तो वो पूर्णतया ठोस नहीं होती है, अर्ध ठोस के रूप में आती है। वो जो स्टेप होती है वो प्लाज्मा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे ठोस की, तो ठोस क्या होते हैं? ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनमें, क्या होते हैं? ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके अवयवी कण एक दूसरे के अत्यंत ही पास पास होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ठोस पदार्थ? ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके अवयवी कण एक दूसरे के पास पास होते हैं। लिक्विड्स क्या होते हैं? लिक्विड वे होते हैं जिनके अवयवी कण जो हैं वो एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर उपस्थित होते हैं। और गैस क्या होते हैं? गैस वे पदार्थ होते हैं जिनके अवयवी कण एक दूसरे से अत्यंत ही दूर दूर पाए जाते हैं। ठीक है, अब ठोस में और क्या गुण होते हैं? तो देखिए ठोस के और गुणों में इनके बीच में, अब देखिए जब अवयवी कण एक दूसरे के पास पास हैं, जैसे कि ये इस तरह का संगठन, तो ये एक दूसरे के अत्यंत पास पास हैं। लिक्विड में क्या देखेंगे? लिक्विड में ये एक दूसरे से थोड़े से दूर दूर होते हैं, और गैस में ये क्या होते हैं? बहुत ही दूर दूर पाए जाते हैं। अब इनमें जब ये कण बहुत पास पास होते हैं, तो पास पास होने के कारण इनके बीच में अंतर्नाभिकीय आकर्षण बल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें अंतर्नाभिकीय आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है, और गैस में अंतर्नाभिकीय आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा बहुत ही कम, या फिर आप कह सकते हैं ना के बराबर, नगण्य होता है। ठीक है, तो ऐसे ठोस, द्रव, गैस के बहुत सारे गुण हैं जो कि आप इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम आगे बात करेंगे
अब बात करेंगे हम आगे द्रव्य का मापन। ठीक है, द्रव्य का मापन। द्रव्य का मापन किस प्रकार किया जाता है? तो देखिए, जो मैंने आपको इसके पहले बताया, क्या बताया कि द्रव्य की कुछ प्रकृति होती है, ये विभिन्न भागों में बांटे गए हैं। तो अब इन द्रव्य पदार्थों के कुछ गुण भी होते हैं। गुण कैसे होते हैं? मापन कब करेंगे? जब आपको गुणों का अध्ययन करना होगा। कब मापन करेंगे? जब गुणों का अध्ययन करना होगा, क्योंकि मापन जो है वो गुणों के अंतर्गत ही तो आता है। अब देखिए, गुण कौन कौन से होते हैं? गुण 3 प्रकार के होते हैं। पहला गुण होता है भौतिक गुण, गुण धर्म भी आप कह सकते हैं। पहला भौतिक गुण धर्म होता है। दूसरा होता है रासायनिक गुणधर्म, और तीसरा यहाँ पर आपका होता है मात्रात्मक गुणधर्म। ठीक, पहला क्या बताया? भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म क्या होंगे? मैंने आपको पहले भी बताया, क्वथनांक, गलनांक। कौन कौन से? जब आप किसी का क्वथनांक निकालेंगे, ठीक है, जब आपको गलनांक निकालना होगा, क्वथनांक निकालना होगा, गलनांक निकालना होगा, ताप क्या है पता करना होगा, दाब क्या है पता करना होगा, कितने ताप पर, कितने दाब पर का, और ये कितने पे गलेगा, कितने पे जमेगा, है ना। और जब आपको इसका रंग पता करना होगा, तो ये सभी का जो अध्ययन आप करेंगे वो किसके अंतर्गत करेंगे? भौतिक गुणों के अंतर्गत। ठीक है, अब अगला जो आता है वो है रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्मों में क्या करेंगे आप? रासायनिक गुणधर्मों में रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? रासायनिक परिवर्तनों का। कैसे समझेंगे भाई रासायनिक परिवर्तन? अरे भाई, दही तो सबने जमाया है, घर में जमाया है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, या तो दही जमाने में क्या होता है, आप देखते हैं कि दही में, दूध में हम जब दही को डाल देते हैं तो थोड़े समय के बाद वो दही में परिवर्तित हो जाता है। हो जाता है, तो कोई ना कोई क्रिया तो हुई उसके अंदर, हुई या नहीं हुई? देखो, अब 2 चीज़ें, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ दही की बात कर रहे हैं। बोलेंगे मैडम आप दही क्यों बता रही हैं? तो भाई मैं इसमें आपको परिवर्तन बता रही हूँ। दही को जमाने के लिए आपको एक निश्चित ताप चाहिए, चाहिए ना। यदि आप इसको ठंडे दूध में, आपने दही का जामन डाल दिया और आप उसे ठंडे फ्रिज में रख दें, तो दही जमेगा क्या? नहीं, क्योंकि आपको उसका ताप भी मेंटेन करना होगा, उसे थोड़ा सा गर्म वातावरण देना होगा। जब ज़्यादा गर्मी होगी, वातावरण गर्म होगा, तो दही जम जाएगा। तो ये जो आपने दशा निर्धारित करी, यानी जो ताप आपने निर्धारित किया, वो कौन से गुण में आया? भौतिक गुण में। और अब उस दही के अंदर जो जमने की प्रक्रिया हो रही है कि दूध पहले फटा, फटने के बाद उसमें एक जीवाणु जन्मा, जीवाणु ने उसको फिर परिवर्तित कर दिया। तो वो जो परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन आपका रासायनिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि दूध के अंदर भी कुछ प्रोटीन्स हैं और आपके दही में भी कुछ हैं। तो ये इन दोनों की आपस में रिएक्शन हुई, प्रक्रिया हुई, और उस रिएक्शन से, उस अभिक्रिया से दूध से दही जम गया। ठीक है, तो ये रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन कैसा होगा? देखिए, और रासायनिक परिवर्तनों में आप लोग अभी 10th से पास आउट होकर आए हैं, आपने बहुत बार ग्लोबल वार्मिंग मतलब आपने वो पढ़ा होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब पढ़ा होगा। या सबसे ज़्यादा सरल जो है प्रदूषण के बारे में तो सभी ने पढ़ा है ना। प्रदूषण के बारे में आप क्या पढ़ते हैं कि जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, या हम मशीनें चला रहे हैं, या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो हैं उनसे जो धुआं निकल रहा है, वो धुआं ऊपर आकाश में जा रहा है, आकाश में जाके वो हमारे वायु से मिलता है, वायु से मिलके और क्या करता है? वायु प्रदूषित कर देता है। कैसे भाई? प्रदूषण ऐसे करता है कि ये जो मोटरसाइकिल से गैस निकली, कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, ये गैस गई ऊपर वातावरण में, वातावरण अंतरिक्ष वायु में, समझिए। और वायु में जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, ऑक्सीजन है, आपकी सल्फर है, तो ये इन गैसों के साथ मिला, और मिलने सल्फर भी है और साथ में जल भी है भाई, जलवाष्प है कि नहीं ऊपर,
है ना, जलवाष्प है, अपने ऊपर आकाश में जलवाष्प भी पाई जाती। तो जब ये आपस में अभिक्रियाएं कर लेती हैं तो जो दूसरे प्रकार की गैसों का निर्माण करती हैं, ठीक है, तो ये दूसरे प्रकार की जो गैसें हैं ये हमारे वातावरण को प्रदूषित कर देती हैं। तो ये गैसें कैसे बनी? रासायनिक परिवर्तन से। कैसे बनी? रासायनिक परिवर्तन से। तो ये हो गया आपका यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन। बहुत छोटी सी बात थी जिसको समझाने के लिए मैंने आपको उदाहरण बताया, क्योंकि बेटा हम जो पूरी केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, अभी पूरी जो रसायन हमें पढ़नी है, ये रासायनिक परिवर्तन पे डिपेंडेंट है। जब आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, जब आप इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह एक अणु दूसरे अणु से, एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ता है, फिर इलेक्ट्रॉन देता है, लेता है, और फिर हमें उसमें परिवर्तन देखने के लिए मिलता है ना। तो ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन के बाद आप तीसरा, रासायनिक गुणधर्म कौन से होंगे जिसमें हम रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब मात्रात्मक गुणधर्म कौन से होंगे? मात्रात्मक गुणधर्म, मात्रा को पहचानना। मात्रात्मक गुणधर्म के अंतर्गत आप पढ़ेंगे आयतन, ठीक है। जब आप किसी भी द्रव्य, किसी भी पदार्थ का आयतन, उसके घनत्व और द्रव्यमान, कितनी चीज़ें बताई मैंने आपको। जब आप किसी भी पदार्थ के आयतन, उसके घनत्व और उसके द्रव्यमान से संबंधित गुणों का अध्ययन करेंगे तो ये सारे जो गुणधर्म हैं वो कौन से गुणधर्म होंगे? मात्रात्मक गुणधर्म होंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें भी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। यहाँ पर हम बात करते हैं 5 किलोग्राम द्रव्यमान की, मतलब इसके आगे अब जो मुझे आपको बताना है उसके लिए मैं आपको ये उदाहरण बता रही हूँ। हम यहाँ पर कह रहे हैं 5 किलोग्राम द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कौन सा गुण हो गया? मात्रात्मक गुण। कितनी मात्रा? 5 किलोग्राम की मात्रा, तो ये मात्रात्मक गुण हुआ। और ये जो किलोग्राम है ये कौन सी बला है? हैं? ये जो किलोग्राम है ये है इकाई। क्या है ये? इकाई है। तो इकाई कैसे पता चली? जब आपने इस पदार्थ का मापन किया, जब आपने इसको मापा, कोई भी द्रव्य, कोई भी पदार्थ आपने लिया, 2 किलो चावल लिए, 2 किलो गेहूं लिए, 3 किलो शक्कर ली, तो ये शक्कर, चावल, गेहूं पदार्थ हुए और इनकी मात्रा, कितनी मात्रा है? 5 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है, ये है इसका मतलब कितनी मात्रा, कितना द्रव्यमान है, वो है उसकी, मतलब जो किलोग्राम है वो है उसकी इकाई, ठीक है। तो अब हमें जब मापन करना है तो उसके लिए हमें किसका ज्ञान होना जरूरी है? बताइए, इकाई का, कि हम किस इकाई में किस चीज को मापेंगे। जैसे कि गेहूं, शक्कर, चावल तो किलोग्राम में माप लिया। अब दूध की बात करें, मिल्क सभी के घर में आता है, इसे कैसे मापेंगे? इसे आप मापते हैं लीटर में, है ना। ये क्या हो गया? लीटर। आयतन, बदल गई बात। उधर किलोग्राम की बात कर रहे थे, द्रव्यमान बता रहे थे, अब इधर बात कर रहे हैं लीटर, मतलब द्रव्य पदार्थ की बात। द्रव्य में हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो लिक्विड में आप किसकी बात कर रहे हैं? आयतन की। जैसे किसमें माप रहे हैं? लीटर में। तो ये सब क्या है? ये सब है भौतिक पदार्थों का मापन, द्रव्य का मापन, ठीक है। तो अगला हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इसमें? अगला हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं मापन की पद्धति, ठीक है। अगली चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ वो क्या है? मापन की पद्धति। अब देखिए, भौतिक पदार्थों के मापन में अगला टॉपिक हमारा है मापन की पद्धतियाँ। क्या है अगला? मापन की पद्धतियाँ। देखो, मापन की पद्धति, मापन की पद्धति मुख्यतः 2 प्रकार की है, ठीक है। कौन कौन से 2 प्रकार हैं इसमें? पहला है अंग्रेजी पद्धति और दूसरा है मैट्रिक पद्धति। कौन सी पद्धतियां हैं 2? अंग्रेजी पद्धति और मैट्रिक पद्धति। अब इसमें जो आपकी अंग्रेजी पद्धति है उसके इंटरनल हम पढ़ते हैं SI यूनिट, अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति। क्या कहते हैं इसे? अंतरराष्ट्रीय मापन पद्धति, ठीक। इन शॉर्ट इसे कहा जाता है SI पद्धति, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, SI पद्धति या अंतरराष्ट्रीय मापन की पद्धति। इस अंतरराष्ट्रीय मापन की पद्धति में आप लोगों को
यहाँ पर मैं बताऊंगी सबसे पहले भौतिक पद क्या है। ठीक, भौतिक पद क्या है या भौतिक माप आप बोल सकते हैं इसको। भौतिक माप क्या है? तो भौतिक माप में हम यहाँ पर पढ़ेंगे द्रव्यमान। ठीक, सबसे पहला इसमें मैं आपको बता रही हूँ वो क्या होगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान के बाद यहाँ पर लंबाई, लंबाई के बाद समय। ठीक है, समय के बाद ताप, ताप के बाद विद्युत धारा। ठीक है, द्रव्यमान लंबाई, आप लंबाई को ऊपर भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान को नीचे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप लोग जो टेक्स्ट बुक्स में देखेंगे उसमें आपको कुछ इसी तरीके का क्रम मिलेगा, है ना। लंबाई का मापन, द्रव्यमान का मापन, उसके बाद आप समय का, ताप का, विद्युत धारा का, और फिर आपको यहाँ पर अगला जो है पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ये हो गई कौन, क्या इनको क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं भौतिक माप। अब भौतिक माप के बाद आते हैं इनके प्रतीक। प्रतीक, प्रतीक क्या होता है बताइए, प्रतीक क्या होता है? प्रतीक जिससे आप किसी चीज़ को डिफाइन करें, जिससे आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करें, मतलब प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण आप किसके द्वारा करेंगे? तो लंबाई, लंबाई के लिए हमारा जो प्रतीक है वो क्या होता है, एल। ठीक है, लेंथ है ना, लेंथ से लिया गया एल। द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए यहाँ पर प्रतीक है एम। क्या प्रतीक है, एम। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं समय, तो समय के लिए आप यहाँ पर लेते हैं एस। समय का प्रतीक क्या होता है, सॉरी, समय के लिए प्रतीक होता है आई। ठीक है, टी, सॉरी आई एम कंफ्यूज्ड। तो समय के लिए जो प्रतीक है वो है आपका टी, टाइम, टाइम से टी। ठीक है, अब ताप, ताप को, ताप के लिए क्या प्रतीक दिया गया है यहाँ पर, ये कैपिटल टी। टेम्परेचर, ठीक है। विद्युत धारा, विद्युत धारा के लिए आप यहाँ पर लिखते हैं आई। ठीक है, और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को कहा जाता है मोल। मोल, इनसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले लंबाई एल से, द्रव्यमान एम से, समय टी से, ताप कैपिटल टी से, विद्युत धारा आई से, और पदार्थ की मात्रा मोल से। ठीक है, अब प्रतीक के बाद जो हमें अगला इसमें पढ़ना है वो है इकाई। प्रतीक के बाद हमें पढ़नी है इनकी इकाइयां। तो इकाइयों में द्रव्यमान, इसकी इकाई होती है एम। ठीक है, सॉरी, लंबाई, लंबाई, लंबाई की इकाई होती है एम। एम मीन्स मीटर, मीटर में मापते हैं आप इसको। ठीक है, इसके बाद मीटर। ठीक है, द्रव्यमान, द्रव्यमान है आपका मास, मास यूनिट, है ना। तो द्रव्यमान को आप किस में मापते हैं, किलोग्राम में। तो इकाई क्या हो जाती है, केजी, इसे लिखते हैं किलोग्राम। ठीक है, समय, टाइम, टाइम को हम किस में लेते हैं, सेकंड में। टाइम को हम किस में लेते हैं, सेकंड में। ताप, ताप यहाँ पर है आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर, ताप को आप किस में मापते हैं, ताप का मापन होता है केल्विन में। ठीक है, इसके बाद है विद्युत धारा, विद्युत धारा आई, इसको मापते हैं आप एम्पियर में। ठीक है, पदार्थ की मात्रा, इसको आप मोल में ही मापते हैं। ठीक है, तो ये है अंतरराष्ट्रीय पद्धति के द्वारा ये जो आपको प्रतीक दिए गए हैं, इन प्रतीकों का ये है मापन कि आप इन प्रतीकों का मापन किस प्रकार से करते हैं। तो ये लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ये सब आपकी भौतिक माप हैं, ये इनके प्रतीक हैं, और प्रतीक के बाद ये सारी क्या हैं, इकाइयां हैं। तो इनके द्वारा हमें आगे रसायन शास्त्र में पदार्थों के अंदर जो परिवर्तन होते हैं या जो उनके गुणधर्म होते हैं उनका अध्ययन करना है। अगले वाले वीडियो में मैं आपको इसके बाद बताऊंगी कि पदार्थों के मापन को किस प्रकार किया जाता है, और अगले वीडियो में फिर मैं अगले टॉपिक पर चर्चा करूंगी। थैंक यू।